हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संविधान के निर्माण की। और संविधान का निर्माण किसने किया? संविधान सभा ने। दोस्तों, संविधान सभा की पहली बार मांग रखी थी 1934 में एमएन रॉय द्वारा। आगे चलकर 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस विचार को समर्थन दिया। और दोस्तों, 1936 के लखनऊ अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, उन्होंने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया। अब हम बात करते हैं कि ब्रिटिश सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही, क्या रिस्पॉन्स रहा। क्योंकि दोस्तों, यह जो समय था वो द्वितीय विश्व युद्ध का समय था और ब्रिटेन जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल था। ब्रिटेन के जितने भी साथी देश थे, जितने भी मित्र देश थे, वो उस पर दबाव डाल रहे थे कि भारतीयों की जो सेना है उसको भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया जाए। लेकिन भारतीय जो है वो संविधान सभा की मांग कर रहे थे। इसी वजह से ब्रिटेन ने कुछ प्रपोजल भेजे भारतीयों को, जैसे अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों अगस्त प्रस्ताव की, जो कि 1940 में आया था। लेकिन अगस्त प्रस्ताव को दोस्तों कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने खारिज कर दिया, क्योंकि अगस्त प्रस्ताव में कहा गया था कि भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा। डोमिनियन राज्य का मतलब होता है कि भारत जो है अपने सभी नियम बना सकता है, कानून बना सकता है, ठीक है, सभी अधिनियम बना सकता है, लेकिन उन कानूनों पर नाम किसका होगा? हमारे राजा और रानी का। लेकिन कांग्रेस पहले ही घोषित कर चुकी थी कि हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए। वहीं मुस्लिम लीग ने इसको क्यों खारिज किया? क्योंकि इसमें पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। इसके बाद दोस्तों क्रिप्स मिशन आता है, जो भी असफल हो जाता है। और अंततः ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने एक योजना को मंजूरी दी, जिसका नाम है कैबिनेट मिशन योजना, जो कि 1946 में भारत आती है। इसके तहत 3 मंत्रियों को भारत भेजा गया, पेंथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स। कैबिनेट मिशन योजना का उद्देश्य था कि भारत के लिए संविधान का निर्माण किया जाए और सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण किया जाए। कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को क्यों स्वीकार किया? क्योंकि यहाँ पर सत्ता के हस्तांतरण की बात कही गई थी। अब मुस्लिम लीग ने क्यों स्वीकार किया? क्योंकि कैबिनेट मिशन योजना के तहत कहा गया था कि जो सीटें होगी ना, उनका निर्वाचन होगा और प्रांतों के आधार पर संविधान का निर्माण किया जाएगा। तो जिन्ना को ऐसा लगा कि उत्तर भारत में और पूर्वी भारत में मुस्लिम संप्रदाय है, ठीक है, मुस्लिम बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ से मैं पाकिस्तान की मांग को उठा सकता हूँ। तो इसी वजह से कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। तो आपको ये समझ आ गया होगा। देखिए, कैबिनेट मिशन योजना आती है 1946 में। 3 सदस्य थे, पेंथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स। कैबिनेट मिशन योजना के तहत दोस्तों संविधान सभा में 389 सदस्य होने थे, जिसमें से दोस्तों 296 सीटों का चुनाव होना था और 93 सीटों पर मनोनयन होना था। 93 सीटें देसी रियासतों से लेनी थी। अब देसी रियासतों के जो शासक थे वो तो निर्वाचन होने नहीं दे सकते थे, है ना, वो तो निर्वाचन क्यों कराएंगे भैया। तो उनसे ये कहा गया कि 93 सीटों पर आप अपनी मनमर्जी से सदस्यों को मनोनीत करिए और संविधान सभा में भेजिए। अब बची 296 सीटें। 296 सीटों में से 292 सीटें वो थी दोस्तों जहां पर गवर्नर का शासन था, और 4 सीटें जो है चीफ कमिश्नर के शासन वाले प्रांतों से थी, जैसे दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और बलूचिस्तान, ठीक है। तो 292 सीटें कहाँ से थी? जहां पर गवर्नर का शासन था, और 4 सीटें चीफ कमिश्नर के शासन वाले प्रांतों से थी। चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष रीति से होना था। अप्रत्यक्ष का मतलब है कि यहाँ पर जो संविधान सभा होगी उसमें जो भी लोग जाएंगे उनका चुनाव सीधे जनता नहीं करेगी। तो भैया अब इनका निर्वाचन कौन करेगा? तो निर्वाचन के लिए दोस्तों स्थानीय स्तर पर प्रांतीय विधानसभाओं का निर्माण किया गया था। और प्रांतीय विधानसभाओं का कार्य था कि वो जो है संविधान सभा के सदस्यों को निर्वाचित करे। जैसे आज के टाइम में हमारी राज्यसभा है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? विधानसभा के सदस्य करते हैं, है ना। हम लोग डायरेक्ट वोट नहीं देते, हम लोग विधानसभा के सदस्यों को चुनते हैं, और विधानसभा के जो भी सदस्य हैं वो राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। तो इसी तरह से प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा दोस्तों संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया गया था। यानी जो भी निर्वाचन हुआ था वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। दोस्तों, समुदाय जो थे उनको 3 भागों में बांट दिया गया, मुस्लिम, सिख और सामान्य। इसी के साथ 10 लाख पर 1 सीट दी गई, यानी 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति का निर्वाचन किया गया या फिर उसको मनोनीत किया गया। चुनाव हुए जुलाई अगस्त 1946 में, और दोस्तों 208 सीटें कांग्रेस को मिली, 73 सीटें मुस्लिम लीग को और 15 सीटें अन्य को मिली। अन्य में वो शामिल हैं जो कि किसी भी पार्टी में शामिल
नहीं थे। अब ये जिन्ना को एक्सेप्ट नहीं हुआ और जिन्ना ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा कर दी और बड़ी मात्रा में नरसंहार हुआ। इसी वजह से कांग्रेस ने पाकिस्तान की मांग को एक्सेप्ट कर लिया। इस विभाजन के बाद में दोस्तों संविधान सभा में कुल सीटें बची 299। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में कितनी सीटें थी 389 और बची कितनी विभाजन के बाद 299। तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। आशा करता हूं कि आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने वाले हैं संविधान सभा के गठन और उसके कार्य की। दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई जिसमें 211 सदस्य उपस्थित रहे और दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा जिसमें 8 अनुच्छेद थे, जिसमें वयस्क मताधिकार की बात कही, महिलाओं के सम्मान की बात कही और दोस्तों इसी के साथ उन्होंने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात कही। ठीक है, तो उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर 1946 को, जिसको 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। बाद में यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना के रूप में सामने आता है। दोस्तों संविधान सभा में टोटल 15 महिलाएं शामिल थी, तो अच्छे से याद रखेंगे 15 महिलाएं संविधान सभा में शामिल थी और हैदराबाद एकमात्र ऐसी देशी रियासत थी जो संविधान सभा में शामिल नहीं हुई। दोस्तों संविधान सभा में साम्यवादी दल, ठीक है, समाजवादी दल और हिंदू महासभा का प्रतिनिधित्व नहीं था, क्योंकि ये जो साम्यवादी और समाजवादी दल थे ना वो सोवियत संघ को फॉलो कर रहे थे। ठीक है, सोवियत संघ जो है वो समाजवाद की संकल्पना पर आधारित था, समाजवाद को बढ़ावा दे रहा था। इसी वजह से दोस्तों संविधान सभा में साम्यवादी दल, समाजवादी दल और हिंदू महासभा का प्रतिनिधित्व नहीं रहा। अब बात करते हैं कार्य की। दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद को। इसी के साथ संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष थे, बीटी कृष्णमाचारी और एचसी मुखर्जी। अब आपके मन में आएगा कि भैया 2 उपाध्यक्ष क्यों बनाए गए थे, क्योंकि दोस्तों ये जो बीटी कृष्णमाचारी थे ये दक्षिण भारत से थे और एचसी मुखर्जी जो है वो पश्चिम बंगाल साइड से थे। तो इस वजह से 2 उपाध्यक्ष बनाए गए थे ताकि ऐसा ना लगे लोगों को कि दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व नहीं है या फिर उत्तर भारत का नहीं है। इस वजह से एक को बनाया उत्तर भारत से और एक को बनाया दोस्तों दक्षिण भारत से। इसी के साथ दोस्तों कानून निर्माता सभा के अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। तो अच्छे से याद रखेंगे कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आशा करता हूं ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं संविधान निर्माण के लिए कौन कौन सी और कितनी समितियों का गठन किया गया। दोस्तों संविधान निर्माण के लिए 8 प्रमुख समितियों का निर्माण किया और 13 गौण समितियों का निर्माण किया गया था। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रमुख समितियों की। दोस्तों सबसे पहले आती है मसौदा समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। थोड़ा सा हम इनको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, एक बार मैं आपको बता देता हूं। अगली है संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए जहां भी संघ आएगा ना और राज्य आएगा वहां पर जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री बने थे। तो जहां भी संघ होगा और राज्य होगा वहां पर अध्यक्ष कौन होंगे, जवाहरलाल नेहरू। जैसे संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष हो गए जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष हो गए जवाहरलाल नेहरू और राज्य समिति के अध्यक्ष हो गए जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए जो भी मुखिया होता है वही तो प्रक्रिया का निर्धारण करता है। जैसे आपके घर में पापा मुखिया होंगे तो वही बताएंगे ना कि सुबह 8 बजे उठना है, 9 बजे नाश्ता मिलेगी, 10 बजे नहाना है। तो प्रक्रिया का निर्धारण कौन करेगा, जो मुखिया होगा। और मुखिया कौन थे, स्थायी अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। तो प्रक्रिया का निर्धारण कौन करेंगे, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। देखिए प्रांतों को एकजुट किसने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, सरदार पटेल। अब अगला है संचालन समिति, तो इसके अध्यक्ष भी थे राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए घर के जो नियम कानून है उनका संचालन कौन करता है, घर का मुखिया। और संविधान सभा के मुखिया कौन बने थे, राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा का संचालन कैसे होगा, इसका निर्धारण कौन करेंगे, राजेंद्र प्रसाद। तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसके बाद मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजातियों और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों
सरदार पटेल। तो यहाँ पर प्रमुख समितियां मैंने आपको बता दी है। 13 गौण समितियां हैं, एक साथ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो सकता है। 13 जो गौण समितियां हैं ना, उनको मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। सबसे जो ज़्यादा जरूरी समिति थी दोस्तों, वो थी मसौदा समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। थोड़ा सा हम इसको डिटेल से देखते हैं। प्रारूप समिति का गठन किया गया था दोस्तों 29 अगस्त 1947 को। अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। इसमें टोटल 7 सदस्य थे। इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की 21 अक्टूबर 1947 को। तो यहाँ से 2-3 फैक्ट आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, ठीक है, इसमें कितने सदस्य थे और इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी। अब बात करते हैं कि 7 सदस्य कौन कौन से थे। तो दोस्तों सबसे पहले तो भीमराव अंबेडकर थे, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसके बाद आता है गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। इसके बाद एन माधव राव, जिन्होंने दोस्तों BL मित्र की जगह ली थी क्योंकि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। तो यहाँ पर ये 2 नाम जो लास्ट में है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एन माधव राव जो है, इन्होंने किसकी जगह ली थी? एल मित्र की, VL मित्र की, क्योंकि VL मित्र ने त्यागपत्र दे दिया था। अगले हैं 7वें दोस्तों TT कृष्णमाचारी। DP खेतान की मृत्यु के बाद में इनको सदस्य बनाया गया था। तो 7 सदस्यों के नाम आपने देख लिए हैं। प्रारूप समिति का उद्देश्य क्या था? इसको प्रमुख जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि संविधान का प्रारूप कैसा हो उसका निर्धारण करना। दोस्तों प्रारूप समिति की जो रिपोर्ट थी ना, उसमें 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। तो देखिए प्रारूप समिति से प्रश्न हमेशा ही आता है, तो इसको अच्छे से याद रखना है। अब बात करते हैं कि कितना समय लगा संविधान को बनने में। तो टोटल समय लगा था दोस्तों 2 साल 11 महीने और 18 दिन। इसमें 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। देखिए 299 सदस्य बचे थे विभाजन के बाद में संविधान सभा में। तो आपके मन में होगा कि भैया 284 ने ही क्यों हस्ताक्षर किए? क्योंकि दोस्तों कुछ लोग उपस्थित नहीं हुए, कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, जैसे DP खेतान की मृत्यु हो जाती है ना, कुछ स्वास्थ्य कारणों की वजह से नहीं आ पाए। इसी वजह से 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, जिसमें 15 महिलाएं भी शामिल थी। सबसे पहले हस्ताक्षर किए जवाहरलाल नेहरू द्वारा और अंतिम हस्ताक्षर किए फिरोज गांधी ने, ठीक है। पहली महिला हस्ताक्षरकर्ता थी दोस्तों दुर्गाबाई देशमुख। तो इनका नाम अच्छे से याद रखेंगे। दुर्गाबाई देशमुख पहली महिला थी जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया और कुछ प्रावधान लागू कर दिए गए, जैसे नागरिकता, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव, क्योंकि इनके बिना दोस्तों संविधान आगे नहीं बढ़ सकता था। इसी वजह से 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रावधान लागू किए और संविधान को अपना लिया गया, ठीक है। और आगे चलकर 26 जनवरी 1950 को इसको पूरे देश में लागू कर दिया, जिस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी बात करेंगे। दोस्तों संविधान को अंग्रेजी में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा लिखा गया था और इसको लिखने के लिए उन्होंने कोई भी फीस चार्ज नहीं की। बस उन्होंने एक रिक्वेस्ट की कि जो भी संविधान होगा ना, उसके हर एक पेज के नीचे मेरा नाम होना चाहिए। तो अंग्रेजी में लिखा था दोस्तों प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा और हिंदी में लिखा गया था बसंत कुमार बैश्य द्वारा। आगे चलकर दोस्तों नंदलाल बोस ने भारतीय संविधान की मूल प्रति को सजाने यानी उस पर चित्रकारी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यहाँ पर 3 फैक्ट आपको अच्छे से याद रखना है। अब बात करते हैं लास्ट मीटिंग और अंतिम निर्णय की। तो दोस्तों 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है और इसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगान जनगण मन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम को अपनाया गया था और इसी दिन राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए थे। एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, उसको भी याद रखना है दोस्तों। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा ने अपनाया था। तो ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे। दोस्तों संविधान सभा के कुल 11 सत्र हुए थे। इन सत्रों में संविधान सभा ने 165 दिनों तक काम किया, जिसमें 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने में लगा दिए गए। देखिए अच्छे से याद रखेंगे, कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा के कुल कितने सत्रों का आयोजन हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा 11 सत्रों का। कहीं कहीं आपको 12 भी देखने को मिलेगा, लेकिन अधिकांश परीक्षाओं में 11 सत्रों को
सही माना जाता है। दोस्तों, संविधान सभा में कुल 3 रीडिंग हुई, यानी 3 वाचन हुए। देखिए, संविधान का जो प्रारूप था ना, उसको एक ही बार में पास नहीं कर दिया गया। सबसे पहले प्रस्तुत किया, उस पर कुछ विचार विमर्श हुए, फिर दूसरी बार उसमें कुछ संशोधन हुआ, फिर प्रस्तुत करते हैं संविधान सभा में। इस तरह से 3 बार उसकी रीडिंग होती है। तो अच्छे से याद रखेंगे कि भारतीय संविधान के कुल 3 वाचन यानी 3 रीडिंग हुई। फर्स्ट रीडिंग होती है दोस्तों 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक चली। दूसरी रीडिंग यानी दूसरा वाचन होता है 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, यानी लगभग 11 महीने। और तीसरा वाचन चलता है दोस्तों 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि संविधान सभा के कुल 11 सत्र हुए थे और 3 वाचन हुए थे। यहाँ पर आपको डेट भी याद रखना है। दोस्तों, भारतीय संविधान के पिता और आधुनिक मनु की संख्या भीमराव अंबेडकर को दी जाती है। तो इनको अच्छे से याद रखेंगे, भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है और आधुनिक मनु किसे कहा जाता है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं। दोस्तों, यहां से परीक्षा में सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए, 26 नवंबर 1949 को निर्मित संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं और दोस्तों, जो अनुच्छेद हैं उनकी संख्या बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। देखिए, मूल अनुच्छेद तो 395 ही हैं, लेकिन कुछ सब क्लॉज जुड़ गए हैं। जैसे आर्टिकल 15 का एग्जाम्पल लें तो आर्टिकल 15 1 जुड़ गया, 2 जुड़ गया, 3 जुड़ गया। तो इस तरह से कुछ सब क्लोज जुड़ गए हैं, लेकिन जो मूल अनुच्छेद हैं वो 395 ही हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। अगला है, भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। तो ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसे संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। और इस उद्देश्य प्रस्ताव में टोटल 8 अनुच्छेद थे, 8 आर्टिकल थे। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अगला है पॉइंट दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। लेकिन दोस्तों, ये वाला जो पॉइंट है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक 31 अक्टूबर 1947 को हुई। देखिए, मोस्टली तो यही पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो पहली हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। लेकिन अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए कि स्वतंत्रता के बाद पहली बैठक कब हुई, तो राइट आंसर होगा 31 अक्टूबर 1947 को। दोस्तों, भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे और 26 नवंबर को दोस्तों हर साल भारत में विधि दिवस मनाया जाता है। अब 26 नवंबर को क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन संविधान को अपनाया गया था और 26 जनवरी को लागू किया गया था, तो अपनाया गया था। इसी वजह से दोस्तों 26 नवंबर को हर साल विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि संविधान के निर्माण में कौन कौन सी गौण समितियां थी, क्योंकि हमने जो 8 प्रमुख समितियां थी उनको तो पढ़ लिया है और उनको मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको याद भी करवा दिया था। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही आप ये भी बताइएगा कि आपको समझ आ रहा है या फिर नहीं आ पा रहा है, क्योंकि जब तक आप नहीं बताएंगे तो मैं नहीं समझ पाऊंगा कि मैं जो पढ़ाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, वो आपको समझ आ पा रहा है या फिर नहीं आ पा रहा है। इस वजह से आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। गौण समितियों में दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूं। हालांकि इसका जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है यूपीएससी पॉइंट ऑफिशियल, तो आप सीधा सर्च कर सकते हैं या फिर उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दूंगा, तो वहां से क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। गौण समितियों में सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है दोस्तों संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति, जिसके अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। अगली है नागरिकता पर तदर्थ समिति, जिसके अध्यक्ष थे एस वरनचरी। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट है दोस्तों मुख्य आयुक्तों के प्रांतों पर समिति, जिसके अध्यक्ष थे पट्टावी सीतारमैया। अगली है सदन समिति, जिसके अध्यक्ष भी थे दोस्तों पट्टावी सीतारमैया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों गौण समितियों में सर्वोच्च न्यायालय पर तदर्थ समिति, तो इसके अध्यक्ष थे एस वरदाचारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाषाई प्रांत समिति, जिसके अध्यक्ष थे
एस के डार। इसके बाद अगली है गौण समितियों में दोस्तों राष्ट्र ध्वज पर तदर्थ समिति, जिसके अध्यक्ष भी थे राजेंद्र प्रसाद। और अगली है प्रेस दीर्घा समिति, जिसके अध्यक्ष उषानाथ सेन थे। इसके अलावा दोस्तों एक और है संविधान के मसौदे की जांच के लिए, यानी ड्राफ्टिंग जो तैयार किया गया था अंबेडकर साहब द्वारा, उसकी जांच के लिए समिति का गठन किया गया था और उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ये वाला जो टॉपिक है वो पूरा खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं बहुत ही जल्दी दूसरी वीडियो लेकर आऊँगा। थैंक यू।